बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट अशोका हु वाज एन यूनिक रूलर इन दी एंशिएंट इंडिया, राइट। तो अगर हम लोग मॉडर्न एम्पायर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? तो अशोका वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स। ओके, तो हम लोगों ने अशोका के बारे में क्या पढ़ा? दैट ही वाज द थर्ड रूलर इन दी मॉडर्न एम्पायर, राइट। क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा था दैट द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर वाज Chandragupta Maurya, and after that he was succeeded by his son Bindusara, and Bindusara was succeeded by his son Ashoka. तो इस तरीके से अशोका was the third ruler of the modern empire, right? और हम लोगों ने देखा that he was one of the most powerful kings in the ancient India, है ना। अगर हम लोग पूरे एंशिएंट इंडिया में देखें बच्चों, तो अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो या फिर अशोका के जो भी पॉलिसीज थे उसकी बात करो या फिर अशोका का जो वॉर पॉलिसीज था उसकी बात करो, तो उन सब चीज में आप देखोगे दैट अशोका वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स और पावरफुल किंग्स। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? दैट इट वाज द कलिंगा वॉर दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ द एम्परर हियर अशोका, राइट। इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोका। और हम लोगों ने क्या देखा? कलिंगा वॉर कब हुआ था? तो 265 बीसी में अशोका ही वेज्ड अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा। और कलिंगा कहाँ पे है? सो इट इज द कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, जो पुराने टाइम पे कलिंगा कहा जाता था, है ना। तो कलिंगा को कॉन्कर करने के लिए उन्होंने एक बैटल लड़ा, दैट वाज फेमसली नोन एज द कलिंगा वॉर। और कलिंगा वॉर में क्या हुआ बच्चों? तो ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि लड़ाई हुई और उसके बाद अशोका ही बिकेम द विक्टर, ऑब्वियसली ही वॉन द वॉर। लेकिन उसके बाद क्या होता है? देयर वाज दिस सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ अशोका। क्यों? क्योंकि अशोका क्या करते हैं, नेक्स्ट डे आफ्टर द बैटल वाज ओवर एंड आफ्टर ही वाज विक्टोरियस इन द बैटल, ही वेंट टू द बैटल ग्राउंड। और वहां पे उनको क्या दिखता है? वहां पे उनको वो सारे घर जो जितने भी घर जो जल चुके थे या फिर जितने भी बॉडीज, डेड बॉडीज थे, thousands of people who were killed in the war, उनके डेड बॉडीज वहां पे बैटल फील्ड में थे, राइट। तो उसके बाद उनके दिल को बहुत ही ज्यादा वो दुखी होते हैं और बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइड होते हैं ये वायलेंस देख के। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? दैट ही इज गोइंग टू गिव अप द वॉर। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था अशोका की लाइफ में एंड दैट इज व्हाई ही इज द यूनिक रूलर हियर। और यूनिक क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखें तो ही इज द ओनली रूलर हु हैज गिवन अप अ कॉन्क्वेस्ट और ही वाज गिवन अप अ वॉर आफ्टर विनिंग द कॉन्क्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कलिंगा वॉर हार लिया था, बट उन्होंने कलिंगा वॉर जीता था, बट कलिंगा वॉर जीतने के बावजूद भी he gave up the war because he was very much horrified by the bloodshed and by the violence that took place in the battlefield, right? अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं what happened as a result of the कलिंगा war। कौन कौन से पॉलिसीज थे बच्चों जो अशोका ने अडॉप्ट किया? क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या देखा? that he completely devoted himself to Buddhism। और बुद्धिज्म के आप लोगों ने 8 फोल्ड पाथ्स पढ़े हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड ऑल्सो नॉट हर्टिंग एनीवन वर्बली फिजिकली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में अबाउट अशोकास धमा, कि ये कौन से पॉलिसीज थे जो अशोका ने इंट्रोड्यूस किए थे अपने रीन के अंदर और उस पॉलिसीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अबाउट अशोकास धमा, जो अशोका ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया आफ्टर द कलिंगा वॉर व्हेन ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म। ओके, सो व्हाट इज धमा? सबसे पहले हम लोग ये वर्ड धमा के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? धर्म। ओके, इसका नॉर्मल जो हिंदी वर्ड जो होगा बच्चों उसका मतलब होता है धर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग धमा के बारे में देखते हैं कि ये धमा क्या है। So Dhamma is a set of edicts that formed the policy of the modern emperor Ashoka. Okay? तो Dhamma is a set of edicts that is the proclamation of law. मतलब basic laws जो उन्होंने बनाए थे that formed the policy of the modern emperor Ashoka. तो कुछ नए policies थे बच्चों जो अशोका ने introduce किया था after the Kalinga war. That was the turning point in the life of Ashoka. Okay? Now Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। तो बेसिकली आप इससे कंफ्यूज मत होना कि आप लोगों ने बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़ा है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स है बच्चों। तो बेसिकली और उन सारे रिलीजन्स में अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, है ना। तो बहुत रिलीजन में फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है?
ऑब्वियसली वर्शिप ऑफ आइडल वर्शिप है ना, तो आइडल गॉड्स का वर्शिप किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग धमा की बात कर रहे हैं तो धमा में कुछ ऐसा कोई आइडल वर्शिप नहीं होता था, किसी गॉड का वर्शिप नहीं होता था, ना ही कोई सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था। ओके, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि क्या ये एक नया रिलीजन था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक नया रिलीजन नहीं था, बट इट वाज अ सेट ऑफ पॉलिसीज और लॉज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अशोका। ओके, नाउ ही फेल्ट दैट just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. तो कलिंगा वॉर से उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता चला, दैट वायलेंस, जो भी वायलेंस या ब्लडशेड हुआ था उस कलिंगा वॉर में, दैट वाज टोटली नॉट गुड। ओके, एंड दैट वाज टोटली हॉरिफाइंग फॉर हिम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिस तरीके से एक फादर अपने बच्चे को अच्छे लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं, सो इट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोका टू टीच हिज सब्जेक्ट्स, कि उन्होंने क्या उस वॉर से सीखा, दैट ही शुड अडॉप्ट द path of non-violence and he should stop hurting anyone and also he should not perform any sacrifices, animal sacrifices especially। तो ये सारे important points हैं जो आप इस धमा में देखोगे या धर्म में देखोगे। ओके, अब धमा जो है बच्चों ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में, बेसिकली ब्राह्मी लैंग्वेज आप देखोगे या फिर देवनागरी लैंग्वेज देखोगे, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में इसको लिखा जाता था। प्राकृत लैंग्वेज हो गया, ब्राह्मी लैंग्वेज हो गया या देवनागरी हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि धमा क्या है ना। एंड ऑल्सो धमा कोई एक रिलीजन या फिर कोई पर्टिकुलर सैक्रिफाइस नहीं है बच्चों, इसमें बहुत सारे लॉज थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज थे। ओके, जिसके बारे में मैं आपको भी बताने वाली हूँ। सो लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ धमा। सो देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड अशोका। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज थे जो अशोका को बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा था, एंड ऑल्सो व्हाट ही डिड टू बेसिकली avoid all these issues or basically eradicate all these problems from the society, right? So people in the empire, they followed different religions and this sometimes led to conflict. तो अभी हम लोग देखते हैं मॉडर्न एम्पायर में जितने भी लोग रह रहे थे, चाहे वो फार्मर्स हो, हर्डर्स हो, हंटर गैदरर्स हो या फिर ट्रेडर्स हो, तो ये जितने भी लोग थे बच्चों, ऑब्वियसली वो लोग डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग कर रहे थे और इसी की वजह से क्या हो रहा था, कभी कभी ये आपस में भिड़ जाते थे, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, राइट? एंड दैट ऑल्सो लेड टू वायलेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड। तो आप आज के भी डेट में देखोगे बच्चों, तो डिफरेंट रिलीजन में बहुत सारे बिलीफ्स होते हैं, एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। उनके रिलीजन में बहुत सारे बिलीफ होते हैं जिसमें भगवान को खुश करने के लिए एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स थे बच्चों जिससे बहुत ही ज्यादा ट्रबल थे अशोका। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। तो आप किसी भी जगह पे देखोगे, अगर उस टाइम में आप कोई भी नॉर्मल इंस्क्रिप्शंस पढ़ोगे तो उसमें अशोका ने ये भी लिखा है दैट स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, जो उस टाइम पे स्लेव्स होते थे, जो वॉर में कैप्चर होते थे, मान लो पर्टिकुलर किंगडम हार गए तो वहां से जितने भी लोग होते थे वो स्लेव्स की तरह ट्रीट किए जाते थे। ऑल्सो जितने भी सर्वेंट्स थे बच्चों, वो लोग भी बहुत ही बुरे तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता था। ओके, बिसाइड्स there were quarrels in families and amongst neighbors। तो अपने एम्पायर में अशोका ने और क्या क्या देखा कि उनके जो भी फैमिलीज जो वहां पे रहा करते थे पर्टिकुलर विलेज में या सिटीज में या नेबर्स में, तो हमेशा वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ओके, अशोका फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स है बच्चों, ये अशोका को लगा दैट सिंस ही इज द रूलर, ही इज द एम्परर, तो ये उनका ड्यूटी है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है इन सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे, राइट? अब उन्होंने इसके लिए क्या किया ये हम लोग देखते हैं। सो he appointed officials known as the Dhamma Mahatma who went from place to place teaching people about Dhamma। So basically आप देखो कि उन्होंने क्या किया एज अ रिजल्ट, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। अब ये ऑफिशियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन ऑफिशियल्स का नाम है धम्मा महात्मा। अब ये ऑफिशियल्स कौन है बच्चों, तो ये वो ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा, जो कि अशोका का नया पॉलिसी था, राइट? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि धम्मा में मेन पॉइंट्स क्या थे, और ये जो धम्मा महात्मा हुआ करते थे बच्चों, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाते थे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा। ऐसे इंडिया में बहुत सारे जगह पे अशोका ने रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स बनाए थे जहां पे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस डाले थे। ओके, और ये इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे रिलेटेड टू हिज न्यू पॉलिसी दैट इज धम्मा, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट धम्मा प्रिंसिपल्स और द धर्म प्रिंसिपल्स। ओके, तो पहला आपका क्या है बच्चों,
द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा हियर आर नॉन वायलेंस, मतलब कोई भी वायलेंस नहीं करने का, किसी को मारने का नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप बुद्धिज्म में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स, चाहे कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, देयर शुड बी टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर एंड आल्सो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, राइट। और अगर टॉलरेंस और रिस्पेक्ट होगा तो कोई वायलेंस या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आपस में, है ना। ऑल्सो ओबीडियंस टू पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को, एल्डर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, टीचर्स एंड प्रीस्ट। और उस टाइम पे आप देखोगे कि आप लोगों ने कास्ट के बारे में अगर पढ़ा है तो कास्ट में आप लोग देखोगे पूरा एक लैडर था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट हुआ करता था। तो सबसे ऊपर जो ब्राह्मण्स, टीचर्स, प्रीस्ट हुआ करते थे बच्चों, उनके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिबर्टी फॉर टुवर्ड्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की तरफ लिबर्टी, एंड ऑल्सो ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों जो धर्मा प्रिंसिपल्स थे। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये आज के डेट में हमारे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज भी है कि वी शुड ऑलवेज not try to hurt anyone and also we should not try to hurt animals, human beings और animals भी। उसके अलावा we should always be tolerant towards other religions and also we should obey our elders, also we should obey our teachers। तो ये बहुत ही important और basic principles हैं जो आज के डेट पे आप देखोगे जो हमारे moral values होते हैं। तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो धर्मा में जो प्रिंसिपल्स थे बच्चों, ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो कि ये कोई रिलीजन का नहीं है या फिर किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन और मॉरल वैल्यूज है जो उस टाइम पे अशोका ने लोगों को ये मैसेज सेंड किया था दैट दे शुड फॉलो ऑल दीज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हियर। ओके, अब हम लोग रॉक पिलर्स की बात करते हैं कि रॉक पिलर्स क्या थे उस टाइम पे। सो बिसाइड्स Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। अब अशोका ने क्या किया बच्चों, उनको लगा कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि सिर्फ एक जगह पे नहीं, ऑल ओवर इंडिया, हर एक रीजन में ये इंपॉर्टेंट मैसेज हर एक इंसान को मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, he basically got his messages inscribed on rocks and pillars। और यही वो इंस्क्रिप्शन है बच्चों जिसके थ्रू हमें अशोका के बारे में पता चलता है। अब आप लोगों ने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा है कि ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सरफेस, राइट। और ये हार्ड सरफेस आपका रॉक्स भी हो सकता है, पिलर्स भी हो सकता है ना। सो बेसिकली आप देखो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है सारनाथ में जो लॉइन कैपिटल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको हम लोग फेमस क्या कहते हैं, इट इज द फेमस अशोकन पिलर। ओके, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अशोकन पिलर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि बहुत सारे मैसेजेस जो है बच्चों ये इंस्क्राइब किए गए थे रॉक पिलर्स पे, जो आज इंडिया में आप डिफरेंट एरियाज में देख सकते हो। ऑल्सो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्ट किया था अपने ऑफिशियल्स को कि बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते थे या लिख नहीं पाते थे, तो उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो इन सारे मैसेजेस को बहुत ही जोर से ही वुड read aloud to all the people who could not read it themselves। Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट स्क्रिप्ट में ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। ओके, For the purpose of permanently recording the doctrines of the Dhamma, Ashoka inscribed them on rocks and pillars। और basic reason क्या था बच्चों for the inscription of these messages on the rocks and pillars, so that it could be permanently recorded। Okay, जितने भी doctrines हैं धम्मा के ये सारे permanently record हो जाए ताकि लोगों को ये मैसेज मिल जाए, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज था जो अशोका चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल को ये फॉलो करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रॉक्स और पिलर्स को एडिक्ट किया ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो फेमस रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स है बच्चों, ये पूरे इंडिया में आपको बहुत सारे रीजन्स में मिलेंगे। तो ये आप देखो, ये जो मैप दिखा रहा है यहाँ पे आप देखो बहुत सारे जो भी आपको ब्लैक ट्राइंगल या ब्लैक स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन्स जहाँ पे आपको ये रॉक एडिक्ट्स या पिलर एडिक्ट्स मिलेंगे, जहाँ पे इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे। ओके, अब आप दिल्ली के रीजन में आप देख सकते हो, सदर्न रीजन में भी आप देख सकते हो, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एरियाज है। नाउ द पिलर्स ऑफ अशोका आर अ सीरीज ऑफ कॉलम्स dispersed throughout the Indian subcontinent, erected or at least inscribed with edicts by the Mauryan king Ashoka during his reign in the 3rd century BC। तो ये जो भी पिलर्स है बच्चों, बेसिकली दीज आर द सीरीज ऑफ कॉलम्स दैट वाज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो आपको मैप में भी दिख सकता है कि ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये जितने भी पिलर्स थे बच्चों, ये हर एक एरिया में आपको नजर आ सकता है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में आप देख सकते हो, वेस्ट इंडिया में भी आप देख सकते हो, साउथ इंडिया में भी आप देख सकते हो, राइट। सो बेसिकली दिस वाज डन ड्यूरिंग 3rd century BC। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हियर इज द अशोका पिलर। उसके बारे में हम लोग थोड़ा नॉलेज लेते हैं।
So the Ashoka pillar intact at Sarnath. अभी अशोका पिलर कहाँ पे बच्चों? सारनाथ में, that is in UP. So it is the only a part of the Ashokan pillar. ये अशोकन पिलर का एक पार्ट है. It comprises of 3 parts with 4 lions sitting on the top of Ashok चक्र. और बच्चों अगर आपको पता है तो हमारी कंट्री का नेशनल एम्बलम यही से लिया गया है ना? Now this is the loin capital of Sarnath. Okay? और इस अशोकन पिलर में आपको क्या मिलेगा बच्चों? सो इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स विद 4 लायंस सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अशोक चक्र. तो ये जो आपका अशोक चक्र है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपको नेशनल फ्लैग में भी मिलेगा ये अशोक चक्र, है ना? तो इसके ऊपर आप देख सकते हो देयर आर 4 लायंस सिटिंग, और इसीलिए हम लोग इसको लाइन कैपिटल भी कहते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो सारनाथ में ये पूरा आपका, इसमें पूरे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं. जो इंपॉर्टेंट मैसेज था धमाका वो इसमें इंस्क्राइब किया गया है. ओके. Also, Ashoka sent messengers to spread the ideas of Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. तो बच्चों सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इंडिया के बाहर भी बहुत सारे मिशनरीज, बहुत सारे धम्मा महात्मास को अशोका ने सेंड किया था, so that they can spread this idea about the धम्मा. जो भी पॉलिसीज थे, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, राइट? और वो कौन कौन से एरिया थे बच्चों? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका. तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जैसे आप यहाँ पे एरो में भी देख सकते हो. नाउ दिस इज हाउ दिस वाज स्प्रेड. ये पूरा आइडिया जो था धम्मा का, ये पॉलिसी था, इसको पूरे कंट्री में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स में भी इसको स्प्रेड किया गया था बाय अशोका. ही आल्सो बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो आप देखो कि अशोका की लाइफ में सिर्फ उन्होंने ये नए पॉलिसीज नहीं लाए थे, बल्कि उनको खुद ने भी अडॉप्ट किया था. अब उसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी सोशल सर्विसेज किए. फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड बिल्डिंग रोड्स, ही स्टार्टेड डगिंग वेल्स. बेसिकली बहुत सारे वेल्स, जो छोटे छोटे विलेजेस थे बच्चों, वहां पे इन्होंने बहुत सारे वेल्स भी बनवाए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे रेस्ट हाउसेज भी बनवाए गए थे. ऑल्सो ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. तो इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू किया था ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी. और इस तरीके से आप देख सकते हो कि अशोका ने अपने लाइफ को कैसे अपसाइड डाउन टर्न किया था आफ्टर द कलिंगा वॉर. एंड यू कैन स्पेशली अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस पॉलिसी ऑफ धम्मा ईयर. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट अशोकास धम्मा, जिसमें हमने देखा दैट इट इज अ सेट ऑफ एडिक्ट्स दैट फॉर्म द पॉलिसी बाय एम्परर अशोका इन द मॉडर्न एम्पायर. और जो भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है धम्मा के. एंड ऑल्सो वी सॉ दैट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इंडिया के बाहर भी इन्होंने किस तरीके से पूरे आइडिया ऑफ धम्मा को इन्होंने स्प्रेड किया था बाय द मैसेंजर्स हु आर वर्किंग फॉर हिम. ओके. अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला है, दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर. और उसके बाद कौन कौन से नए एम्पायर्स थे या नए किंगडम्स थे दैट वर इमर्जिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.